नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और एक बार फिर से हम लोग आपके सामने लेकर आ गए हैं यूपी पीसीएस जीएस पॉलिटी का रिवीजन। ओके, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले भी हम लोग 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब आगे चलेंगे 101 नंबर से देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपको अनुसूची के बारे में बताना है जो कि राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है और नेम ऑफ द स्टेट्स बताती है, मतलब स्टेट का नाम और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताती है। तो आप सब लोगों को पता होगा फर्स्ट शेड्यूल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट शेड्यूल आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट शेड्यूल। ओके, ए नंबर। आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। फोर्थ शेड्यूल के बारे में बताना है आपको कि फोर्थ शेड्यूल जो है वो किस चीज से डील करती है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को। राजनीतिक दल बदल जो है वो आपका शेड्यूल 10 में है, आप सब लोग जानते हैं, कल भी मैंने बताया था। पंचायत व्यवस्था जो है शेड्यूल 11 में है, आप सब लोग जानते हैं। और भाषाओं के बारे में शेड्यूल 8 में दिया हुआ है ना, तो आप सब लोग जानते ही हैं। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते होंगे जरूर, ठीक है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची मतलब तीसरा जो शेड्यूल है उसमें क्या क्या बताया गया है ना। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये सब तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। तो उसमें संघ का मंत्री है, यानी कि जो आपका मिनिस्टर्स हैं यूनियन के वो है, या फिर आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो आपके सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप और संसद के सदस्य जो एमपी या एमएलए होते हैं उनके लिए शपथ का प्रारूप। तो बाकी सब कुछ है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप जो है वो उसमें नहीं है, आर्टिकल 60 में है, ठीक है। तो इसमें बाकी तीनों है, केवल राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और दोनों को आपको क्या करना है, सुमेलित करके और सही आंसर चुनना है। तो इसमें संविधान की अनुसूची दी गई है और उसके से जुड़े हुए कुछ जो विषय है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो अष्टम जो है आपका 8वां वो भाषा से रिलेटेड है, पहले भी मैंने बताया है। चतुर्थ जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से रिलेटेड है, ये पहले भी बता चुका हूं। नवम जो है वो भूमि सुधार से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए का 3 है, ए का 3 है और ये एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सी में, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं क्वेश्चन बताता हूं तो आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। इसमें भी आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 में शेड्यूल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में आपकी सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची भाषाएं, 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता, फिर आपका 9वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण और 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 7th में आपका क्या दिया हुआ है, लिस्ट दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दिए गए हैं, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर जो हो जाएगा वो 7th से रिलेटेड हो जाएगा। मतलब ए का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ए का ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। तो ए का सी, यानी कि 3 किस में दिया हुआ है, ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ए का 3, है ना। और उसके बाद फिर आपका 8th जो है वो लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो बी का 4 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए और यहाँ पर बी का 1 भी दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 3142। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोएल्हो केस। कोएल्हो केस जो है वो किस चीज से रिलेटेड है ना, किस संवैधानिक अनुसूची से रिलेटेड है, किस शेड्यूल से रिलेटेड है। तो कोएल्हो केस जो है उसको 9th शेड्यूल भी कहा जाता है, 9th शेड्यूल से ये रिलेटेड है। ओके, और इसमें जो है मोड ऑफ अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये केस है। ओके, और इसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया जाता है। 9वीं सूची में 9th जो शेड्यूल है उसमें कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं जिनको अदालत के सामने पेश नहीं किया सकता, अदालत में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसी से रिलेटेड था आपका कोएल्हो केस। ओके, तो ये याद रखिएगा, कोएल्हो केस इज इक्वल टू 9th शेड्यूल केस। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट इनमें से कौन कौन है। तो पुलिस है, क्रिमिनल मैटर्स है, रेडियो एंड टेलीविजन है और फॉरेन अफेयर्स है ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो समवर्ती सूची का विषय क्या हो जाएगा, विदेशी, ये विदेशी मामले जो है वो आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। आपराधिक मामले जो है ये आपका जो क्रिमिनल मैटर्स है ये हो जाएगा आपका कंकरेंट लिस्ट का मैटर। ओके,
अब आगे आप लोग बताइए यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। यहां पर आपको ये याद रखना चाहिए किस लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हम लोग यदि देखें तो यूनियन लिस्ट जो है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट है। पहले कितने हुआ करते थे, 97 हुआ करते थे। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, 61 सब्जेक्ट है। पहले कितने हुआ करते थे, 66 हुआ करते थे। और जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें कितने सब्जेक्ट है, उसमें 52 सब्जेक्ट है। पहले कितने हुआ करते थे, 47 हुआ करते थे, ठीक है। तो ये तीनों मैटर आपको मैंने बताया है, ये आपको याद रखना चाहिए, बराबर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो एजुकेशन व्हिच वाज इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर्ड टू कंकरेंट लिस्ट बाय द कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये अमेंडमेंट हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये किया गया था, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके। तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा ये आपका कुछ विषय दिया गया है और उससे संबंधित अनुसूची दिया गया है। अब इसको आपको मिलाना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, which doesn't match, ठीक है। तो आपका 1 है ये समवर्ती सूची दिया हुआ है, शेयर बाजार समवर्ती सूची दिया हुआ है। शेयर बाजार जो है वो आपका किसका लिस्ट होना चाहिए, यूनियन लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। शेयर बाजार जो है वो आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होगा, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है, इसमें भी सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। किस सूची का विषय कौन सा है ये आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहां पर आपका देख सकते हैं केंद्रीय सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, राज्य सूची, अंतरिक्ष अनुसंधान, समवर्ती सूची, जनगणना और अवशिष्ट विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये आपका 2 लिस्ट दिया हुआ है, इसी में से आपको मिलाना है, ठीक है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये जो आपका स्पेस रिसर्च है ये आपका रेसिड्यूअरी लिस्ट में आता है, ठीक है। तो डी का सेकंड हो जाएगा। डी का सेकंड किसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ए जो है उसी में दिया हुआ है। ए का हो जाएगा 3। यूनियन लिस्ट में कौन सा है, सेंसस है, जो जनगणना होती है वो केंद्र सरकार कराती है, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद है आपका 3, बी का 1 हो जाएगा। स्टेट लिस्ट में आपका पुलिस एवं पब्लिक ऑर्डर आता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। 2 या 3 भी आपको यदि पता हो तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। ये आपको कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने बताया, ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है 10th शेड्यूल का रिलेशन जो है वो किससे है, ठीक है। तो 10th शेड्यूल का रिलेशन जो है वो आपका दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से है। बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है, आप सब लोग जानते होंगे। और 10th शेड्यूल जो है वो कब ऐड किया गया था, आपका ऐड किया गया था ये 52nd अमेंडमेंट के द्वारा। ये आपको याद रखना चाहिए, 52nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। उसके जरिए ये जो 10th शेड्यूल है उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया था, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। मतलब कि यूनियन लिस्ट में कौन सा विषय इसमें नहीं है, ठीक है। तो बैंकिंग तो होगा ही होगा, बीमा होगा, जनगणना और गैस जो है, जनगणना भी यूनियन लिस्ट का है। ये जो गैस है, गैस आपका यूनियन लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्टेट लिस्ट में किसका उल्लेख है, ये आपको बताना है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट इसमें से कौन सा है, तो शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन, इसमें से कौन सा हो जाएगा। शिक्षा जो है एजुकेशन आपका कंकरेंट लिस्ट का है, इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा 42nd अमेंडमेंट 1976 के जरिए इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी आपका स्टेट सब्जेक्ट है, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी आपका कंकरेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो रेलवे पुलिस है, वन जो है वो भी आपका कंकरेंट लिस्ट में है। ये जो रेलवे पुलिस है ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है, ओके। स्टेट लिस्ट में आता है रेलवे पुलिस। रेलवे जो है वो आपका आता है जरूर यूनियन लिस्ट में, लेकिन रेलवे पुलिस जो है, किसी भी प्रकार की जो पुलिस है, प्रशासन से संबंधित कोई भी है, तो वो स्टेट लिस्ट में आएगा, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राज्य सूची में कौन कौन सा है, इसमें से राज्य सूची में कौन है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची में आता है, ओके। तो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची की लिस्ट 3 में शामिल है, ठीक है, ओके। यहाँ पर बताना है 7th शेड्यूल के कंकरेंट लिस्ट में लिस्ट 3 में कौन सा शामिल है यहाँ पर, तो ये इसमें हो जाएगा आपका दंड प्रक्रिया, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो आपका लिस्ट 3 में शामिल है, इसमें कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसमें ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, पुलिस है, प्रिजन्स है, पब्लिक ऑर्डर है, तो इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएल्हो किस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। ये तो पहले भी बता चुका हूं, 9th शेड्यूल से ये संबंधित है, ओके। तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिपीट हो गया मतलब रिवीजन हो गया, ठीक है। तो उसको आप
निगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जो 6th शेड्यूल है उसमें राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ये आपको बताना है। 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने कल भी बताया था, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ममता मैंने एक बताया था, ममता। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और असम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 11th शेड्यूल कल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पंचायती राज से संबंधित है, और 12th जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। 12th जो शेड्यूल है वो नगर पालिका से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भाग है, 22 भाग। ये तो सब लोग जानते होंगे, पहले 25 भाग हुआ करते थे, बाद में 22 भाग हो गए, है ना। तो आपको याद जरूर रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, यानी कि जो 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत है वह किस पार्ट में बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट 9 हो जाएगा। यहाँ पर पार्ट, ये शेड्यूल 11 होता है और ठीक है, पार्ट जो होगा वो 9 होगा, क्योंकि 343 जो आर्टिकल है वो पंचायत से संबंधित है, और यह जो आपका दिया हुआ है किसमें, पार्ट 9 में दिया हुआ है। तो ये आपको याद जरूर रखना चाहिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग और अध्याय संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। ठीक है, तो जो आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन है यूनियन और स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स के बीच में, उसके बारे में कौन सा पार्ट है और कौन सा चैप्टर है ये आपको बताना है। ओके, तो भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1 और भाग 12 अध्याय 2, ये चारों आपका ऑप्शन दिया हुआ है। और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पार्ट 11 और चैप्टर 1। पार्ट 11 के चैप्टर 1 में केंद्र और राज्यों के बीच में जो आपका संबंध है उसके बारे में दिया गया है, विधायी संबंध के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। 2 आपके लिस्ट दिए गए हैं, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है, कौन सा करेक्टली मैच करता है। तो भारतीय संविधान का दूसरा भाग में क्या दिया हुआ है, आप जानते हैं भारतीय संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता दिया हुआ है, और तीसरे भाग में क्या दिया हुआ है, तीसरे भाग में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो पहला भी मैच नहीं किया, दूसरा भी मैच नहीं किया, 4 क में आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया है, तो ये जो है वो करेक्टली मैच करता है। 5वें भाग में क्या है, ये आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है, और यहाँ पर आपका 5वां भाग में दिया हुआ है। तो सुमेलित कौन सा हो गया, सुमेलित हो गया आपका पार्ट 4A, जिसमें कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें भी आपका 2 लिस्ट दिया हुआ है और इसमें बताना है, मतलब सुमेलन करना है, इसमें करेक्टली मैच करना है आपको। ठीक है, तो आपका सबसे पहला दिया हुआ है भाग, ये कौन सा है, भाग है आपका 9। भाग 9 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, भाग 9 में जैसा मैंने बताया कि पंचायतों के बारे में दिया गया है। ठीक है, भाग 9 में क्या दिया हुआ है, पंचायत के बारे में दिया हुआ है। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ए का 3 इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन पहला जो है वो सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का भाग 8, भाग 8। ओके, भाग 8 है, उसके बाद फिर है आपका भाग 4A। 4A में क्या दिया हुआ है, मूल कर्तव्य दिया हुआ है, तो सी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। सी का हो जाएगा डी, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका मैच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पंचायत भाग 9 ये तो सही है, नगर पालिका भाग 9 क, सहकारी समितियां भाग 9 ख और अधिकरण भाग 10 दिया हुआ है। पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रिब्यूनल ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं अधिकरण के बारे में जो है वो आपका पार्ट 10 में नहीं है। ठीक है, पार्ट 10 में अधिकरण के बारे में नहीं है। पार्ट 10 में क्या है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइब एरियाज के बारे में दिया हुआ है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज जो हैं उनके बारे में दिया हुआ है आपका पार्ट 10 में। ओके, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो अधिकरण वाला मामला है, ट्रिब्यूनल वाला मामला है, ये पार्ट 10 में नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं करता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लिस्ट है और उसमें सही उत्तर मैच कराना है। ओके, तो मौलिक अधिकार जो है उसके बारे में दिया हुआ है। पहला है मौलिक अधिकार भाग 4 भारत का संविधान, उसके बाद फिर आपका मौलिक कर्तव्य भाग 3 भारत का संविधान, मतलब भारत का संविधान तो सब में कॉमन है, तो मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 4 क में है। तो बी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, है ना। तो बी का पहला किसमें किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है, तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। ए का सेकंड नंबर इसमें दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो आपका ये आपात उपबंध जो है वो आपका भाग 18 में दिया गया है। ठीक है, और संघ संविधान के बारे में दिया गया है भाग 5 में। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं
आप सही आंसर क्या होगा, सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा ये। तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 दिया गया है, 16 दिया गया है, 17 दिया गया है, 18 दिया गया है, और आपके जो लिस्ट 2 में दिया गया है इमरजेंसी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन एरियाज है और इलेक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाग 15 जो है वो आपका निर्वाचन से संबंधित है। 15 नंबर जो है वो आपका निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो भाग 16 जो है वो आपका स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है, कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से रिलेटेड है। भाग 17 जो है वो आपका राजभाषा से रिलेटेड है, और भाग 18 जो है वो आपका आपात उपबंध से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, 15 का हो जाना चाहिए डी। ठीक है, तो पहला का हो जाना चाहिए डी। उसके बाद फिर आपका ये 16 जो है वो आपका कुछ विशेष संबंधों से संबंधित है, तो ये 3 हो जाना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में गलत है, यहाँ पर ये जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ है, वो आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि किस में क्या दिया हुआ है। भाग 18 जो है उसमें आपका इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा कभी कभार मिस प्रिंट हो जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इंसान है, गलतियां होती रहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो भाग 16 अभी जस्ट मैंने बताया कि भाग 16 जो है वो कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से रिलेटेड है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है सर्टेन क्लासेस के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, ये हमने बता दिया आपको। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 when the constitution came into force। ठीक है, तो हमारा देश क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा देश क्या होना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द तो बाद में जोड़ा गया 1976 में 46th अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। ठीक है, समाजवादी शब्द भी बाद में जोड़ा गया। ठीक है, और प्रभुत्व संपन्न तो है ही, तो ये सी जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा, सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की गई है हमारे देश में, और जस्टिस की बात की गई है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। कौन कौन सा जस्टिस, तो सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय, और पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार का आपका जस्टिस हो गया। उसके बाद 5 नंबर ये आपका जो है कितने प्रकार के लिबर्टी की बात की गई है। लिबर्टी जो है वो 5 प्रकार के लिबर्टी की बात की गई है। ये जो आपका लिबर्टी है वो 5 प्रकार की है। कौन कौन सी लिबर्टी है, तो थॉट की लिबर्टी यानी कि विचार की स्वतंत्रता, उसके बाद एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद है बिलीफ यानी कि विश्वास की स्वतंत्रता, उसके बाद है फेथ और वर्शिप की स्वतंत्रता, पूजा एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो 5 प्रकार के दिए गए हैं आपको लिबर्टी। 2 प्रकार के आपके दिए गए हैं, इक्वालिटी दी गई है 2 प्रकार की, स्टेटस की और आपकी अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता दी गई है। ठीक है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता और भ्रातृत्व का जिक्र एक बार किया गया। तो 3, 5, 2, 1 ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। मतलब 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसके द्वारा कौन कौन से वर्ड्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, तो समाजवाद, ग्राम स्वराज तो प्रस्तावना में है ही नहीं, पंथ निरपेक्षता है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से ही था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो समाजवाद और पंथ निरपेक्षता ये बाद में जोड़ा गया, 1 और 3 मतलब कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सोशलिस्ट और सेकुलर जो है वो बाद में जोड़ा गया था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब जोड़ा गया, जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है, सोशलिस्ट शब्द और आपका सेकुलर शब्द, ये कब जोड़ा गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा यानी कि 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है ना, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यह दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में, जो कि बाद में जोड़ा गया 1976 में 46th अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 42nd अमेंडमेंट, सॉरी, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो जो भी जोड़ा गया बाद में वो तो 1976 में जोड़ा गया। इसका मतलब कौन कौन सा शब्द नहीं जुड़ा हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बंधुत्व तो पहले से था, संप्रभु पहले से था, समानता बाद में जोड़ा गया और अखंडता बाद में जोड़ा गया। तो सी और डी जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये अखंडता शब्द, सॉरी, ये जो आपका समानता है ये भी पहले से था।
ठीक है। अखंडता शब्द जो है, सॉरी यहां पर गलती हो गई मुझसे, समानता शब्द भी पहले से था, अखंडता शब्द, ये जो इंटेग्रिटी वर्ड है ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना चाहिए, डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम प्रियम्बल, ये तो सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इट इज नॉट जस्टिसिएबल, मतलब कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है न्यायालय में, ये भी बात सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता था, तो ये जो है आपका गलत है। ठीक है, इसमें से कौन सही है ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है आपका सी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, तो बी नंबर इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4 जो था वो सही था, सी गलत था। आगे देख लेते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो मैंने बताया था आपको, इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता जो था वो उस समय नहीं था, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द भी उस समय नहीं था, और समाजवादी शब्द भी नहीं था। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3। गणराज्य शब्द तो पहले से था, रिपब्लिक तो था ही। ओके, तो 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए थे? तो ये तो आपको मतलब पहले भी बता चुका हूं, 42nd अमेंडमेंट 1976। ओके, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये भी आपको पता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन होता रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संबंध में निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या व्यक्त करता है? तो देयर आर मेनी रिलीजन्स इन इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, कन्फॉर्मिटी डिपेंड्स ऑन विल ऑफ द पर्सन, द स्टेट हैज नो रिलीजन। ठीक है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा डी नंबर, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह धर्मनिरपेक्ष शब्द बताता है भारत संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? मैंने आपको बताया 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता है ही, आपका विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी है ही, लिबर्टी ऑफ थॉट भी है ही, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आर्थिक न्याय की बात करता है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो आपका आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, बी आर अंबेडकर जी ने बताया था संविधान का हृदय और आत्मा। लेकिन आपका जो प्रियम्बल है उसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दोनों ही दे दिया है, तो जो पहले ऑप्शन दिया हुआ है प्रियम्बल, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर प्रियम्बल आप मार सकते हैं। बाकी दोनों को ही अलग अलग रूप में संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ठीक है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस सूट में बताया था? ठीक है, तो यहां पर जो है आपका क्या क्या दिया हुआ है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, बनारसी दास वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और मलक सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो किसमें ये बताया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था उसमें बताया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ जो केस है वो आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इन द जजमेंट ऑफ विच सूट द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था, बेरूवारी मामला। ठीक है, तो ये बेरूवारी केस हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेरूवारी केस। ठीक है, तो कल वाला वीडियो जो था वो आप अच्छे से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। द आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटलाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सप्लेन्ड इन। मूल अधिकारों के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, और संविधान के पाठ में कहीं नहीं। ठीक है, तो ये तीनों में ही बताया गया है कि संविधान का क्या आदर्श एवं उद्देश्य है। ठीक है, तो आपका फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी हो जाएगा, और फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों के ही माध्यम से ये बताए गए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? पहले भी मैंने बताया कि 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ओके, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, मैंने आपको बताया ही है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही है?
कौन सही है ये आपको बताना है। सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन, सामाजिक समानता संविधान का प्रत्याभूत नहीं है। सोशल इक्वालिटी वाज ऑलरेडी इन प्लेस इन आवर कंट्री, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। ठीक है, यहाँ पर विमान नहीं होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। सोशल इक्वालिटी इज इंश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सामाजिक समानता जो है वो संविधान में प्रत्याभूत है। यही हमको सही लग रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, तो सी जो है वो सही है कि सामाजिक समानता जो है संविधान में पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। कौन कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है, तो ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। ठीक है, तो कौन सा सब महत्वपूर्ण तत्व है, तो संप्रभुता जरूर होनी चाहिए। राज्य का जो तत्व है उसमें संप्रभुता जरूर होनी चाहिए। राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं, डेमोग्राफी होता है, मतलब कि जनसंख्या होता है। ठीक है, इसके बाद होता है आपका एक कोई लैंड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया होना चाहिए, लैंड या फिर एरिया। ठीक है, उसके बाद आपका सोवरेनिटी भी जो है वो तत्व है, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट। ठीक है, ये चार जो है वो स्टेट के लिए तत्व होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोवरेनिटी हो जाएगा, संप्रभुता। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता के संबंध में, मतलब सोवरेनिटी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भारत जो है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये तो सही बात है, कॉमनवेल्थ का मेंबर है भारत। और सेकंड क्या है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता की सेवा करती है। द कॉमनवेल्थ मेंबरशिप सर्व्स द इंडियाज सोवरेनिटी, नहीं, गलत बात है। कॉमनवेल्थ नेशन में कौन कौन से देश आते हैं, वैसे देश आते हैं जिन पर कभी ब्रिटेन का अधिकार हुआ करता था, कब्जा हुआ करता था, तो ये सोवरेनिटी को तो सर्व नहीं करता है ना। तो ए सही है, बी गलत है, यहाँ पर केवल वन जो है वो सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है। डेमो मतलब कि किस प्रकार का गवर्नेंस सिस्टम हमारे देश में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। तो डेमोक्रेटिक है यानी कि लोकतंत्रात्मक, प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षात्मक, पार्लियामेंट्री यानी कि संसदात्मक और सेमी डेमोक्रेटिक यानी कि अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो हमारे देश में सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो संसदात्मक जो हो जाएगा हमारे देश का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो संसदात्मक यानी कि पार्लियामेंट्री सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में क्या होता है, तो द जुडिशरी हैज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ये तो मुझे गलत लग रहा है। द एग्जीक्यूटिव हैज कंट्रोल ओवर जुडिशरी, मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल नहीं, हमारे देश में क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्या है, द एग्जीक्यूटिव हैज कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होता है। और नेक्स्ट है लेजिस्लेचर हैज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, मतलब कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। डी नंबर आंसर जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए हमारे देश के लिए। आगे देख लेते हैं सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, यानी कि यूके में सबसे पहले किया गया था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये तो है ही, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ये नहीं है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हमारे यहाँ थोड़ी है, यूएसए में है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रमुख नहीं होते हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका तो है ही, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे पास है ही, और फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे पास है ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हमारे देश के संविधान का भाग नहीं है, मतलब कि हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपतीय पद्धति, यानी कि इसमें जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है यानी कि अध्यक्षात्मक प्रणाली जिसको कहा जाता है, उसमें कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं। तो आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रमुख होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल हो गया, फिर आपका लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका व्यवस्थापिका हो गई, और अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, तो ये सब नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर, प्रेसिडेंशियल हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं। द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इट हैज अ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो सही है। द सुप्रीम पावर वेस्ट्स इन पीपल ऑफ इंडिया, जो सर्वोच्च सत्ता है भारत की जनता में निहित है। और इट्स प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो ये चौथा नंबर तो मुझे गलत लग रहा है, पहला सही है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो सुप्रीम पावर है वो भारत की जनता में निहित है। तो 1, 2 और 3 जो होना चाहिए इसका सही आंसर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कुछ कथन दिए गए हैं उनके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, संप्रभुता है भारत में, ये तो एकदम सही है। इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक समाज है। और नेक्स्ट है वेलफेयर स्टेट है, तो लोक कल्याणकारी राज्य भी है।
भारत, ये भी सही है। लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। प्रभुत्व सत्ता संपन्न है, ये भी सही है। और लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों हमारे यहाँ है, सही है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं शब्द पर गौर करना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन मोनार्ची। यहाँ पर मोनार्ची नहीं होना चाहिए, भारत में राजतंत्र नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो एक संविधान संगत सरकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक सरकार, रूल ऑफ लॉ यहाँ पर है, और फिर आपका ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो सत्तावादी सरकार यहाँ पर नहीं हो सकती है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सत्तावादी सरकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार किससे प्राप्त होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स गेट ऑथोराइजेशन किससे होता है, तो सब लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से होगा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से होगा नहीं, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से होगा नहीं। ठीक है, तो कहां से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है और उसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल सही है। और भारत का अपना एक संविधान है, इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। मतलब लिखित संविधान होने का ये मतलब नहीं है कि जहां लिखित संविधान होगा वहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री ही होगा। ठीक है, तो सही से एक्सप्लेन नहीं करता है रीजन, लेकिन असर्शन और रीजन दोनों सही है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, तो ये तो गलत है, आप जानते हैं। इंडिया इज अ टिटुलर मोनार्ची, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिया इज एन ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये एकदम सही है। ठीक है, तो नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। सबसे ज्यादा सही इसमें कौन सा लग रहा है, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका एक मतलब बेसिक एलिमेंट क्या है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की कठोरता, सिंगल एग्जीक्यूटिव यानी कि एकल कार्यपालिका, सुप्रीमेसी ऑफ लीगेसी मतलब व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, और रेसिड्यूअल पावर ऑफ द स्टेट मतलब अवशिष्ट अधिकार जो है वो राज्यों के पास होना। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है, एकल कार्यपालिका होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका सिंगल एग्जीक्यूटिव, ये सही है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही है ये आपको बताना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता क्या है वो बताना है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, एकदम सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एकदम सही है, अमेरिका में ऐसा ही होता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, द प्रेसिडेंट कांट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसमें। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारत में एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है यानी कि रिपब्लिक है इंडिया, इसका क्या मतलब होता है, तो इट इज द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स, मतलब कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता का होता है। ऐसा है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सभी मामलों में जनता का अधिकार अंतिम नहीं होता है। यहाँ पर भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये तो गलत बात है। देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये तो गलत बात है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये सही है कि हेरिडेटिकल रूलर जो है वो भारत में नहीं है। और भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है, ये तो बिल्कुल सही है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है भारत को। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा कि इसका क्या अर्थ है, गणतंत्र होने का अर्थ ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है उनका चुनाव होता है। ठीक है, उनका चुनाव होता है, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति है उनका चुनाव होता है ना, तो यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है, गणतंत्र होने का ये अर्थ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है। तो मैंने पहले भी बताया कि राज्य का जो अध्यक्ष है, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ये होता है गणतंत्र होने का मतलब। ठीक है, तो बाकी सब पढ़ने का मतलब नहीं है। द कंट्री इज फ्री, ये भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है, गणतंत्र होने का अर्थ जो होता है वो यही है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडेटिकल। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान, ये तो हमारे संविधान की विशेषता ही है कि न ज्यादा मतलब कि न कठोर है ना ही लचीला है। ठीक है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी नहीं होगा, कठोर भी नहीं होगा, लचीला भी नहीं होगा, मतलब रिजिड भी नहीं, फ्लेक्सिबल भी नहीं, नीदर रिजिड और फ्लेक्सिबल भी नहीं, पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा कि पार्शियली रिजिड है, कोई कोई प्रावधान जो है वो रिजिड है, और कोई कोई प्रावधान जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ये आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन सा है, मतलब कि
कौन कौन सा पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो यहाँ पर है पहला जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, तीसरा है बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, और रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे देश में है, ब्रिटेन में नहीं है। तो अंतर क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ कथन दिए हुए हैं, दो कथन दिए हुए हैं, दोनों पर विचार करना है, एजर्सन और रीजन पर। तो भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम, एकदम सही बात है। दूसरा क्या है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, इट हैज क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी बात सही है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर की है यहाँ पर हमारे यहाँ, लेकिन एसर्सन और रीजन एक दूसरे से मेल खाता है क्या, नहीं खाता है ना। तो रीजन जो है वो एसर्सन को मतलब कि स्पष्ट नहीं करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है। तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी वही कथन और रीजन दिया हुआ है, एसर्सन और रीजन दिया हुआ है। भारत में संघवादी का व्यावहारिक नहीं है, फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, और रीजन है इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट। तो भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो ये तो दूसरा स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है, तो एक्सप्लेन भी नहीं करता है, ठीक है। तो केवल एसर्सन जो है वो ए सही है, आर जो है वो गलत है, आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान के संघीय लक्षण है, फेडरल फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में बताना है यहाँ पर। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल सही है, होता है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी है हमारे यहाँ, इंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एकल नागरिकता जो है वो भी है हमारे यहाँ, और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये भी है हमारे यहाँ। तो भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या है, तो केंद्र तथा राज्यों के बीच जो है वो शक्तियों का बंटवारा है, वो तो है ही, साथ में एकल नागरिकता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है, यानी कि केवल एक ही नागरिकता लोगों को मिल सकती है। स्टेट और यूनियन दोनों के लिए अलग अलग नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है, पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब तो धारा 370 हट गया, तो अब वहां पर भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एकल नागरिकता जो है वो संघीय लक्षण है हमारे देश के संविधान का। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर which of the following statements about the federal system of India is correct, कौन सा करेक्ट है। The constitution introduces the federal system as the basic structure of the government, मतलब कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, ठीक है। एकात्मक झुकाव उसमें सशक्त सम्मिश्रण है, ये भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुसत्ता संपन्न है, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन, ठीक है, ये गलत बात है। उसके बाद क्या है, विधायकीय वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ द्वारा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित की गई है। द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियंस एंड इट्स यूनिट्स, ये भी जो है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 2, मतलब कि पहला क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के रूप में, और यहाँ पर एडमिक्सचर भी है, यूनिटरी बायस भी है, ठीक है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, कभी कभार एकात्मक हो जाता है ना भाई। आप देखते हैं ना कि 3 प्रकार का लिस्ट दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और आपका कंकरेंट लिस्ट, लेकिन जब कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर जब स्टेट भी कानून बना दे और सेंटर भी कानून बना दे, तो किसका कानून सबसे ज्यादा मान्य होता है, केंद्र का कानून मान्य होता है, यानी कि एकात्मक झुकाव कभी कभी तो है ही, ठीक है। या फिर इमरजेंसी का प्रोविजन देख ले तो वहां पर भी एकात्मक झुकाव को दिखता है। आगे देख लेते हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, और दूसरा है लोग खराब शासन के लिए, यानी कि नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है यहाँ पर, ठीक है। स्पष्टीकरण भी सही दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर वो हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, ठीक है, अर्धसंघात्मक है। दूसरा, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न एकात्मक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो एक सही है, एक गलत है, ये सही है लेकिन आर गलत है, रीजन गलत है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका मतलब एक कथन दिया हुआ है, वो किसका कथन है ये बताना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन बीइंग मोर रिजिडिटी एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसका कथन है, ये जो कथन है वो है आपका केसी फियर का कथन है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, केसी फियर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, इसमें भी एक आपका कथन दिया गया है और बताना है कि किसका कथन है वो, ठीक है। तो कथन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, मतलब संविधान को संघात्मकता के
संघ ढांचे में नहीं डाला गया है। ये किसका कथन है? तो बी आर अम्बेडकर जी का कथन है, भारतीय संविधान के निर्माता। ओके, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है ये। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये तो सही है, अब तो हो ही गया है। संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी है। संघीय नीति भी है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि डी जो होगा वो सही आंसर होगा यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? Which of the following characteristics are common between the political system of India and America? तो क्या है? रेसिडुअल पावर्स आर नियर द सेंटर, मतलब अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है, ये बात सही है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये गलत है। स्टेट हैव रेसिडुअल पावर्स, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट विकेटों की शक्ति है, ये भी सही है। हमारे राष्ट्रपति के पास भी है और वहां भी है। उच्च सदन में मनोनीत सदस्य होते हैं। द अपर हाउस कंसिस्ट ऑफ सम नॉमिनेटेड मेंबर्स, यहाँ पर तो होते हैं, भारत में तो होते ही हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास हमारे यहाँ होती हैं, वहां नहीं होती हैं, अमेरिका में नहीं होती है, इसलिए ये समान शक्ति नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है, अमेरिका में भी और हमारे यहाँ भी, तो यानी कि केवल 3 ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? द असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट एक्सेप्टेड द नेशनल फ्लैग इन, तो यहाँ पर आपका 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई, 25 जुलाई और 15 अगस्त दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन अभी जस्ट हमने देखा। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां है, क्या 21 तिल्लियां है? नहीं, 24 तिल्लियां है। 24 घंटे को रूपांतरित करती है, लगातार समय जो है चलता रहता है, इसको रूपांतरित करती है वो। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है? अरे यार, ये सबको पता है, 2:3 होगा। चौड़ाई 2 और लंबाई 3, 2:3 होगा, तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, केवल पहला सही है, यानी कि केवल एक सही है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? पार्लियामेंट में निहित है। द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? संसद में निहित है। द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, लोकसभा, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट, कौन कर सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? संसद कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? भारत जो है वो क्या है प्रथम आर्टिकल के अनुसार? तो प्रथम आर्टिकल सबको पता होगा, आर्टिकल 1 क्या है? तो हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो वहां पर जाकर के देखिए जरूर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कुछ कथन दिए गए हैं राज्यों के बारे में, राज्यों के निर्माण के बारे में, उनके बारे में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। Which one of the following statements is not true about the creation of new states? Parliament may by law form a new state. सही बात है, कानून बना करके नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। Such law shall contain provisions for the amendment of first schedule and fourth schedule of the constitution. फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट होगा इसके बारे में। Such law shall be deemed to be an amendment of constitution for the purpose of article 368. इसको संविधान संशोधन माना जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। अगर नए राज्यों का निर्माण भी होता है तो उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये गलत है आपका। ठीक है, डी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर चूंकि सी नहीं मिल गया तो मैं डी नहीं पढ़ रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, ऐसा बताया जाता है कि संविधान का संशोधन समझा जाएगा, ये गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है। ओके, क्योंकि साधारण विधेयक के जरिए जो है आपका साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। वो तो भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। आ ही गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से ये पारित हो जाता है, नए राज्यों का निर्माण होना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए गलत है। सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट, ये गलत है। ठीक है, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद है संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ये भी गलत है। और उपयुक्त में से कोई नहीं है तो होगा नहीं। तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा जो है आपका नया राज्य सृजित किया जा सकता है, विधेयक पारित
पारित करके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, गृह मंत्री के द्वारा, होम मिनिस्टर, प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। तो इसमें प्रशासन जो है वो उपराज्यपाल के द्वारा भी होता है, प्रशासक के द्वारा होता है, लेकिन दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करता है। तो अल्टीमेटली कौन रूल करते हैं, प्रेसिडेंट रूल करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला प्रेसिडेंट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत जो है वो संघ नहीं है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत जो है वो संघ नहीं है, इंडिया इज नॉट अ यूनियन, ये तो गलत बात है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना इंडिया। किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा पर नाम तथा उसकी सहमति के बिना परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो ये भी सही है। द यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज द टेरिटरी बाउंड्री नेम ऑफ एनी स्टेट इवन विदाउट इट्स कंसेंट, ये भी सही है। तो पहला भी जो है वो सही है, और दूसरा सॉरी इंडिया इज नॉट अ यूनियन दिया हुआ है, तो ये जो है इंडिया तो है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो यानी कि असर्शन गलत है, रीजन जो है वो सही है। ठीक है, थोड़ा सा कभी पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए माफ कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट यानी कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, एरिया ऑफ स्टेट यानी कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा करके, मतलब कि एरिया ऑफ द मतलब डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिक्रीज यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके यानी कि चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, और किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा स्टेट में, इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो ये तीनों ऊपर वाला जो है वो सही है, लेकिन ये जो है आपका नहीं है, उपबंध जो है ये नहीं है कि कोई भी जो राज्य है वो यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं और उनके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन, ये तो एकदम सही है, मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। इसके धर कमीशन हैड गिवन प्रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर लैंग्वेज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ये भी सही है। और तीसरा दिया हुआ है, कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया वाज नॉट इन द फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी कथन सही है। मतलब 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है, सभी तीनों ऑल द अबव हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है। तो ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इसके लिए कानून बना करके, विधेयक ला करके, पारित करा करके कर सकती है, तो संसद को ये अधिकार है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार है ही, दमन और दीव है ही, पुदुचेरी है ही, गोवा जो है वो राज्य है, यूनियन टेरिटरी नहीं है, पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, अब राज्य है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गैव दिल्ली स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, 67, 69, 68 और 60 और 70th। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 69 तो हो जाएगा। और ये कब पारित हुआ था, 1991 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, एनसीआर 69 1991। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। मतलब कि सिक्किम वाज ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया व्हेन, तो 34th, 35th, 36th और 37th अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 36th अमेंडमेंट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था, 1975 में हुआ था, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, सिक्किम कब शामिल हुआ था, 1975 में 36 अमेंडमेंट के द्वारा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम में बताएं, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही का चयन करें। मतलब कि कौन पहले शामिल हुआ था, कौन बाद में शामिल हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो यह 25 अगस्त 2000 को हुआ था। ठीक है, 25 अगस्त 2000 को बना था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो ये 55th अमेंडमेंट के द्वारा 1986 में बना था। ठीक है, उसके बाद है आपका झारखंड। झारखंड तो आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बना था। और सिक्किम तो अभी जस्ट मैंने बताया 36th अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में बना था। ठीक है, तो पहले कौन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 36 यानी कि सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो 4, उसके बाद फिर आपका ये अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा कौन सा, छत्तीसगढ़, और तब हो जाएगा झारखंड। मतलब 3 सबसे बाद में आएगा और सबसे पहले 4 आएगा। तो 4, 2, 1, 3 इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की राज्य की स्थापना 2000 में हुई थी, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इनके गठन के आरोही क्रम में, मतलब कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि कब किसका गठन हुआ था 1960 के बाद। ठीक है, तो हरियाणा है, सिक्किम है, नागालैंड है और मेघालय है। ठीक है, तो देख लेते हैं हरियाणा जो है उसके बारे में यदि हम देखें तो 1966 में ये हुआ था। सिक्किम जो है 1975, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नागालैंड की बात करें तो ये जो है 1963 हो जाएगा, और मेघालय जो है इसकी बात करें तो 1972 हो जाएगा। तो अब आप आसानी से मैच कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका नागालैंड, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम, मतलब 1 4 और 2, 3 1 4 2। आंसर कौन सा है? सी है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम टू सेम है, कालक्रमानुसार जो है क्रोनोलॉजिकल लेवल पे बताना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की यदि हम लोग बात करें तो ये 1953 हो जाएगा। ठीक है, भाषा के आधार पर हुआ था इसका पुनर्गठन। आगे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये 1971 हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो अभी हम लोगों ने पहले ही देखा 1966 हो जाएगा, और सिक्किम तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं 1975। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका हरियाणा, मतलब 1 3 1 3 2 और 4, 1 3 2 और 4 है क्या? बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 3 2 और 4। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी सही आरोही क्रम में बताना है। तो इसमें मैं सबका पहले ही बता चुका हूँ, नागालैंड का भी बता चुका हूँ, मेघालय का भी बता चुका हूँ, सिक्किम का भी बता चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश का भी बता चुका हूँ। तो आप आसानी से इसको सजा सकते हैं। इसको मैं आप पर छोड़ देता हूँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की यदि हम लोग बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो 1960 में बना था। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो यह जो है आपका बना था 1956 में। ठीक है, ये भी भाषा के आधार पर बना था। और एक और बच गया आपका हरियाणा। हरियाणा हम लोग पहले भी देख चुके हैं 1966। ठीक है, तो यह जो है आपका अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अब आप सजा सकते हैं आसानी से, तो इसको कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? उल्फा मिलिटेंट बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, यूपी में भी नहीं होगा, पंजाब में भी नहीं होगा, कश्मीर में भी नहीं होगा। उल्फा जो है वो असम से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजर कमीशन सेटअप फ्रॉम टू फॉर्म स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज? ठीक है, तो यह जो है 1856, 1956, 1957 और 1960। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 1856 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1957 क्लोज है, 1960 क्लोज है, लेकिन 1956 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे गठन जो है वो 1953 में ही किया गया था, फजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया गया था, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट 1955 में दिया था, और इसके लिए एक्ट जो आया था वो 1956 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है 1956 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया बेस्ड ऑन लैंग्वेज? तो पहले कौन सा बना था? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सबसे पहले जो बना था वो था आंध्र प्रदेश, बना था भाषा के आधार पर 1956 में, 1953 में। ओके, तो चलते हैं आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया कि कब किया गया था आंध्र प्रदेश, तो 1953 में किया गया था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता के प्रावधानों को पाते हैं? नागरिकता किस भाग में दिया हुआ है? भाग 1, 2, 7 और 9। कौन सा भाग है? तो भाग 2 में दिया गया है। ठीक, ये आपको पता ही है, 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ओके, भाग 2। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजनशिप डज द रिक्रूटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड? ठीक है, तो हमारा जो संविधान है कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी, एकल, दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं, ड्यूअल या सिंगल। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिंगल नागरिकता हमारा देश देता है, एकल नागरिकता देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है सिटीजनशिप का भारत में? ठीक है, तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप, ये तो हो ही नहीं सकता। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, ये भी नहीं हो सकता। सिटीजनशिप ऑफ इंटायर इंडिया, ये सही है। ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिविजुअल तो होगा नहीं। ठीक है, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, मतलब कि भारत का नागरिक जो है वो अपनी नागरिकता खो देगा। सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज इट्स सिटीजनशिप
इफ भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, सही बात है, अपनी मर्जी से अगर भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है, एबंडेंस इंडियन सिटीजनशिप, स्वेच्छा से अगर अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, वॉलंटरी ऑब्टेन सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ये भी सही है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो ये गलत है, अलग देश के नागरिक से विवाह करने से नहीं जाती है, सरकार की आलोचना करता है तो भी नागरिकता नहीं जाएगी। तो पहला और दूसरा जो है वो हो जाएगा आंसर, केवल 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और ऐसे ही हम लोग रैपिड फायर में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारी जो सेवा है वो कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है। तो चलिए, दिस इज चंद्रवर्धन साइनिंग ऑफ, मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।